हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम रिग्रेशन के 17 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। इसी में से 7 क्वेश्चंस हमारे बोनस क्वेश्चंस रहेंगे। बोनस मीन्स सिंपल एंड इजी क्वेश्चंस। एंड इससे पहले की क्लासेस में हमने 20 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ एक बार उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एंड आज के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट एंड ईजी रहने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। यस, फर्स्ट क्वेश्चन है, इन रिग्रेशन एनालिसिस आर स्क्वायर इज आल्सो कॉल्ड। ये कह रहे हैं कि रिग्रेशन एनालिसिस में आर स्क्वायर किसे बोलते हैं। ये बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता क्या है। जैसा कि हम पढ़ते हैं, हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में जो वेरिएशंस आती हैं उसे एक्सप्लेन करने का काम किसका है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का। ओके, मतलब आपको क्वेश्चन में कहीं पर एक्सप्लेन्ड वेरिएशन दिख जाए तो आप समझ जाएंगे कि वहाँ बात की जाएगी कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की। ओके, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे पास, रेसिड्यूल। रेसिड्यूल क्या होता है, जो हमारी प्रिडिक्शन है और जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है उसके बीच के डिफरेंस को हम बोलते हैं रेसिड्यूल। ओके, नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये आप बहुत अच्छे से समझते हैं, पढ़कर आए हैं अच्छे से। कोरिलेशन क्या होता है, जब दो वेरिएबल के बीच में हम रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं तो उसको बोलते हैं कोरिलेशन। उसके बाद है स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट। इसका काम क्या होता है, जो हमारी प्रिडिक्शन है उसकी रिलायबिलिटी को चेक करने का काम है स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट का। क्लियर, यहां पर हमारा करेक्ट आंसर है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट है हमारे पास, द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन मस्ट बी। ये कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की रेंज क्या होनी चाहिए, बिटवीन -1 एंड +1, बिटवीन -1 एंड 0, बिटवीन 0 एंड 1 या इक्वल टू 1। यस, इसका करेक्ट आंसर है सी, 0 एंड 1। ये कैसे पता चलती है हमें, देखिए हमें पता है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। मीन्स अगर हम आर का स्क्वायर करें तब हमें मिलता है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो आर की रेंज क्या होती है, आर की रेंज ऑलवेज क्या होती है, -1 से 1। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, मतलब इसके बीच में जितनी भी वैल्यूज हैं उनका स्क्वायर कर दें, तो यहाँ पर जो आंसर आने वाला है वो ऑलवेज पॉजिटिव में रहेगा। मतलब ये कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की जो वैल्यू आती है वो ऑलवेज पॉजिटिव ही होती है। क्लियर, उसके बाद अगर हम इसको पॉजिटिव बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये 0 से ज़्यादा ही होगी, 0 से कम हो नहीं सकती। अब 0 से ज़्यादा और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोरिलेशन की जो मैक्सिमम रेंज है वो 1 ही है। तो इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की मैक्सिमम रेंज क्या है, 1, और मिनिमम क्या है, 0। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, बिटवीन 0 एंड 1। क्लियर, नेक्स्ट है, द टोटल ऑफ स्क्वेयर्ड रेसिड्यूल इज कॉल्ड। यहाँ पर क्वेश्चन से ही हम आंसर लेते हैं। देखिए ये बोल रहा है कि रेसिड्यूल का स्क्वेयर, तो रेसिड्यूल क्या है, डिफरेंस है, और उसका स्क्वेयर करने को बोल रहा है। फिर क्या बोल रहा है, उसका टोटल करना है, तो उसका सम। तो कहते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ एरर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ एरर। अब यहाँ पर नीचे हमें स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट भी दिया है। अगर हम इसी सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ एरर को n से डिवाइड कर दें और फिर उसका अंडर रूट कर दे कंप्लीट का, तो ये क्या बन जाती है हमारी स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट। मतलब ये किसका फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट का। क्लियर, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड आर स्क्वायर्ड ये एक ही बात होती है। नेक्स्ट है हमारे पास, इन रिग्रेशन इक्वेशन y इज इक्वल टू 75 प्लस 0.20x द इंटरसेप्ट इज। ये पूछ रहा है कि इस इक्वेशन में इंटरसेप्ट क्या है। सबसे पहले ये y क्या है, ये है डिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हमें प्रेडिक्ट करना है। उसके बाद ये 75 क्या है, यही है इंटरसेप्ट। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, बी। अब यहाँ पर बात आती है, मैं आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछूं कि ये कौन सी इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट या x इंटरसेप्ट, तो आपका आंसर क्या होगा, y इंटरसेप्ट। ओके, प्लस 0.20। अब ये 0.20 क्या है, ये है हमारी स्लोप जिसको हम b से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, एंड इंटरसेप्ट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, a से। और ये x क्या है, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर, नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ मैथमेटिकल मॉडल और फंक्शन दैट कैन बी यूज टू प्रिडिक्ट और डिटरमाइन वन वेरिएबल बाय अनदर वेरिएबल इज कॉल्ड। यहाँ पर जो इस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट वर्ड है वो हमारे लिए है प्रिडिक्ट और डिटरमाइन। मतलब जब भी आप प्रिडिक्शन वर्ड देखें तो वहां से डायरेक्ट आपको आंसर पता चल जाता है, ये बात कर रहा है रिग्रेशन की। ये कह रहा है कि उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जो एक मैथमेटिकल मॉडल या फंक्शन है जिसमें आपको एक वेरिएबल की वैल्यू गिवन होती है और आप अदर वेरिएबल की वैल्यू को प्रेडिक्ट करते हैं, तो वो रिग्रेशन बोलते हैं उसको। क्लियर, तो यहाँ पर एक सेकंड जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है हमारा मैथमेटिकल मॉडल और फंक्शन। इन्हीं से हमें पता चल गया हमारा आंसर क्या है, रिग्रेशन। क्लियर,
नेक्स्ट है हमारे पास, इफ द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज अ पॉजिटिव वैल्यू देन द रिग्रेशन इक्वेशन। ये कह रहे हैं अगर कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की वैल्यू पॉजिटिव हो तो रिग्रेशन इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी। अभी हमने देखा कि जो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है वो ऑलवेज ही पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो रिग्रेशन इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी। देखिए कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की वैल्यू पॉजिटिव ही होती है तो इसकी वैल्यू रिग्रेशन इक्वेशन की वैल्यू को अफेक्ट नहीं करती है। ये आता कैसे है हमारे पास, ये आर का स्केयर करने से आता है। तो मीन्स यहाँ पर जो अफेक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा आर का। मतलब ये कि जो रिग्रेशन इक्वेशन है उस पर अगर हमें अफेक्ट चेक करना है तो वो चेक करेंगे हम आर का, और उसके साइन किस से अफेक्ट होंगे, आर से, कोरिलेशन से अफेक्ट होंगे। अगर कोरिलेशन पॉजिटिव होगा तो रिग्रेशन इक्वेशन भी पॉजिटिव होंगी, और अगर कोरिलेशन नेगेटिव होगा तो रिग्रेशन इक्वेशन भी नेगेटिव ही होगी। क्लियर। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन पॉजिटिव है, इससे हमारी रिग्रेशन इक्वेशन अफेक्ट नहीं होती है। तो ये कुड हैव आइदर अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव स्लोप। इसकी कैसी स्लोप हो सकती है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ये डिपेंड करती है कोरिलेशन पर, ना कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन पर। क्लियर। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या रहेगा, सी। नेक्स्ट है, द डिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑल्सो कॉल्ड। ये कह रहा है कि डिपेंडेंट वेरिएबल को आप क्या बोलते हो, इसके अदर नेम है ये। फर्स्ट है रिग्रेशंड वेरिएबल, या प्रिडिक्टेंड वेरिएबल, या एक्सप्लेन्ड वेरिएबल, या ऑल ऑफ द अबव। देखिए यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव ही है। ये तीनों ही इसके अदर नेम है। क्लियर, ये याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑल्सो कॉल्ड। ये कह रहा है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप क्या बोलते हो। अभी हमने देखा ये जो तीनों वर्ड है हमारे पास, ये सारे किसके लिए थे, डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए। तो यहाँ पर एक अलग हमें क्या दिख रहा है, रिग्रेसर दिख रहा है। तो ये किसके लिए यूज होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए। क्लियर, बहुत अच्छे से देख लीजिएगा और याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, फॉर ए डाटा सेट द रिग्रेशन इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 21 माइनस 3x, द कोरिलेशन कोफिशिएंट फॉर दिस डाटा। ये कह रहा है कि अगर आपको ये इक्वेशन गिवन है तो क्या आप इस इक्वेशन से बता सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैसा होगा। मीन्स वो 0 होगा या फिर 1 होगा या नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो बिल्कुल हम बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि ये है क्या। देखिए y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, 21 क्या है, इंटरसेप्ट है, -3 क्या है, ये स्लोप है, और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये बताइए जो कोरिलेशन है वो हमें स्लोप से भी पता चलता है। अगर इसकी स्लोप नेगेटिव हो तो इससे पता चल जाएगा कि ये कोरिलेशन कैसा है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो अभी देखिए ये जो स्लोप है यहाँ पर ये क्या है, -3। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, नेगेटिव स्लोप को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ से हमें साफ पता चल जाता है कि जो कोरिलेशन है वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर एक वेरिएबल की वैल्यू बढ़ती है तो दूसरे की घटती है, उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव है। ठीक है, वो अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। वो किससे पता चला हमें, इस इक्वेशन में जो हमें स्लोप गिवन थी उसी से पता चला, और स्लोप क्या है, -3। क्लियर। नेक्स्ट है, द सम ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यूज ऑफ y एंड इट्स वैल्यूज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फिटेड रिग्रेशन लाइन इज ऑलवेज। ये कह रहा है कि आपके पास जो एक्चुअल वैल्यू होती है और एक आपके पास प्रेडिक्टेड वैल्यू होती है, उनका अगर आप डिफरेंस ले लेते हैं और उसी डिफरेंस का आप सम करते हैं, ठीक है, स्केयर नहीं करना, पहले सम करते हैं, ओनली सम, तो वो किसके इक्वल होता है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जो हमारी एक्चुअल वैल्यू और जो हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यू होती है उसके बीच के डिफरेंस का ओनली सम करना है हमें। ठीक है, ये जितनी भी वैल्यूज आएंगी उनका सम लेना है, वो ऑलवेज 0 के इक्वल होगा। हमेशा याद रखिएगा वो 0 के इक्वल होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये बात बोलती कि जो ये डिफरेंस है इसका आप स्केयर करिए, ठीक है, इसका आपको क्या करना है, स्केयर करना है और फिर सम करना है, तो क्या ये 0 के इक्वल आएगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब ये कि अगर आप स्केयर कर दोगे तो वो 0 नहीं आएगा। जी, स्केयर करने से पहले जो आपके पास डिफरेंस आया हुआ है और उसका आप सम ले रहे हैं वो ऑलवेज 0 ही होगा। क्लियर। ये क्या है हमारे पास, एक्चुअल वैल्यू, और ये y हैट जिसको हम एस्टिमेटेड वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, इनके डिफरेंस को लेना है और उसका सम करना है, तो हमारे पास क्या आता है, वो 0। याद रखिएगा हमेशा। नेक्स्ट है हमारे पास बोनस क्वेश्चंस, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, जल्दी से करते हुए चलेंगे। यस, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, द स्लोप्स ऑफ रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x इज। जो स्लोप होती है रिग्रेशन लाइन की y ऑन x, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, by(x) से। यहाँ पर y जो पहले लिखा होता है ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और जो बाद में है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये क्या हो गया हमारे पास,
बी वाई एक्स, ठीक है। इसको कोफिशिएंट रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बी एक्स वाई इज कोल्ड रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ, ये जो बी एक्स वाई है ये कौन सा रिग्रेशन कोफिशिएंट है, ये है एक्स ऑन वाई। क्यों, यहाँ पर एक्स क्या हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और वाई क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसा कि यहाँ पहले लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद है टू रिग्रेशन लाइंस कोइंसाइड व्हेन, ये कह रहे दो रिग्रेशन लाइन कोइंसाइड कब होती हैं, जब हमारा आर या तो +1 हो या -1 हो, दोनों ही केस में क्या हो जाती है, ये कोइंसाइड हो जाती है। कोइंसाइड का मतलब एक के ऊपर ये एक ही होती है, ठीक है। ऐसे मतलब आपको दिखती ये एक है लेकिन ये क्या होती है, एक के ऊपर ये एक ही होती है, दो लाइंस आपको नहीं दिखती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आर 0 इफ आर इज इक्वल टू, कह रहे हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट 0 होगा अगर आर क्या होगा, मतलब आर की वैल्यू क्या होगी तब आपके पास रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू 0 आएगी। ये तब होगी जब आपके पास कोरिलेशन 0 होगा। इसको अगर आप याद रखना चाहते हैं तो ऐसे रख सकते हैं, देखिए हमारे पास आर स्क्वायर होता है, ये किसके इक्वल होता है, बी एक्स वाई मल्टीप्लाई बी वाई एक्स, मतलब रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल। तो अगर मैं यहाँ पर ये बोल दूँ आपको कि ये जो कोरिलेशन है ये 0 है, मीन्स आर 0 है, तो बताइए अब इनका जो मल्टीप्लिकेशन आने वाला है वो आपके पास क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो आप यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि रिग्रेशन कोफिशिएंट्स की जो वैल्यू अगर 0 आ रही है तो इसका मतलब आर क्या होगा, 0 होगा, तभी आ रही है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। द रिग्रेशन लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ आर इज इक्वल टू, ये कह रहा है कि अगर रिग्रेशन लाइन्स परपेंडिकुलर होंगी तो इसका मतलब उस टाइम पे आर क्या होगा, तो आर क्या होगा हमारा 0 होगा। ये प्रॉपर्टी हम बहुत अच्छे से पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर इस तरह से हमारी ये जो रिग्रेशन लाइन्स हैं परपेंडिकुलर आती हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, तो आर हमारा कोरिलेशन क्या होता है उस टाइम पर 0 होता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास टू रिग्रेशन लाइंस ऑलवेज इंटरसेक्ट एट द मीन्स, ये कह रहा है कि अगर दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं और हम ये बोलते हैं कि वो मीन्स पर ही इंटरसेक्ट करती है, तो ये करेक्ट है या फिर ये फॉल्स है, तो बिल्कुल ट्रू है ये हमारे पास, ठीक है। देखिए ये प्रॉपर्टी भी हम बहुत अच्छे से कर आए हैं। यहाँ पर हमने देखा है ये वाई ऑन एक्स है एंड एक्स ऑन वाई है, और ये जहाँ पर ये कट करती है ये क्या होता है, ये मीन पर कट करती है, ठीक है। तो ये दोनों के क्या होते हैं, मीन्स होते हैं। ये मीन्स का मतलब है एक्स मीन और वाई मीन, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास द रिग्रेशन इक्वेशंस y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स एंड x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई आर बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ, ये कह रहे हैं कि जो हमारी रिग्रेशन इक्वेशंस होती हैं ये कौन से मेथड पर बेस्ड होती है, ये हम बहुत अच्छे से पढ़कर आए हैं, ये लीस्ट स्केयर्स मेथड पर बेस्ड होती है। क्लियर, आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे एंड अच्छे भी लगे होंगे। एंड अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए, एंड अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं आगे नई क्लास में बहुत अच्छे क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक फॉर बीइंग हियर, थैंक यू।